कल तो सब कुछ सामने होगा। दीपक जी। राजू जी, देखिए, इस समागम में, विपक्षियों के समागम में जितने लोग जुड़े हैं वो अपने अपने इलाके के, अपने अपने राज्यों के स्टालवार्ट्स तो हैं ही। ये वो सारे के सारे इतने अनुभवी और परिपक्व किस्म के लोग हैं जिनमें से कोई भी ये गलती कभी नहीं करेगा कि हम एक डूबते हुए जहाज पर चढ़ने की कोशिश करें। चलिए मान लिया कि भाई वो भी बहुत मजबूत है, लेकिन दोनों में आज चढ़ता हुआ सूरज अगर कोई है तो वो इंडिया का है। मतलब ये जो नया गठबंधन बना है, और एनडीए की क्या हालत है ये वो भी जाना है। जब हम उस भीड़ भाड़ से इतने दूर बैठकर इन चीजों को समझ रहे हैं कि हमें पता है कि इंडिया जो है वो लगातार मजबूत होता जा रहा है, तो इनमें से इन लोगों ने से आने के पहले 10 बार सोचा होगा। जो लोग नहीं आए हैं उन लोग भी 10 बार सोच चुके होंगे कि हमें किधर भी नहीं जाना है, ना इधर जाना है ना उधर जाना है। हर किसी को अपने राजनीतिक जो उसका जो राजनीतिक अस्तित्व है उसको बचा के भी रखना है, आगे भी बढ़ना है। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसे 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 जहाज, डूबते हुए जहाज में कोई चढ़ना चाहेगा। दोनों के मामले में अगर कोई बहुत ईमानदारी से कोई आदमी तौलेगा, कोई भी नेता होगा या जो भी होगा, किसी पार्टी का अध्यक्ष होगा कि मुझे इंडिया के जहाज पर चढ़ना है या एनडीए के जहाज पर चढ़ना है, तो उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो निश्चित रूप से इंडिया ही होगा, क्योंकि वो देख रहे हैं कि सारी की सारी ताकत जो है वो बढ़ रही है। आप हमारे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, वो जो व्यक्तिगत रूप से जो समीक्षाएं कर रहे हैं इन चीजों की, सारे एनालिस्ट हैं, वो ये बता रहे हैं कि पहली बार जो है मोदी जो है वो बहुत ही खतरे में दिख रहे हैं। मतलब बाढ़ के कारण जिस तरीके से पूरे देश की सारी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, वैसे ये जितने नेता अपने अपने राज्यों से आए हैं और जहां उनकी जहां जहां जो नदियां बहती है, एक मुहावरा होता है, हम कहते हैं कि इतने सालों में गंगा में इतना पानी बह गया। अभी तो हाल ये हो गया कि गंगा का पानी, यमुना का पानी, कावेरी का पानी, कृष्णा का पानी, इंद्रावती का पानी, हर तरह का पानी बढ़ रहा है। और उन्हीं राज्यों से जहां जहां ये नदियां बहती हैं वहां के जो सारे नेता आके यहाँ पर बैठे हुए हैं। दूसरी बात, हम ये भी देखें कि एनडीए और इंडिया में कौन मजबूत है। इंडिया नया नया बना है, लेकिन आप 17 जुलाई को ये समागम शुरू हुआ, 17 और 18 तारीख को। 16 तारीख को लंदन के विंबलडन ग्राउंड में एक अद्भुत घटना हुई राजीव जी। 36 वर्षीय जोकोविच को जो है हराने वाला 20 साल का एक लड़का था जो कहीं पर भी वरीयता में नहीं था। उसके 2 दिन पहले महिलाओं का जब फाइनल हुआ उसमें भी जो लड़की जीती है, मार्केटा, वो वरीयता में कहीं भी नहीं थी, कभी उसको वो सीडेड भी नहीं थी, वो बहुत पीछे थी, लेकिन वो भी चैंपियन बन गई। तो कम से कम राजनीति और खेल एक ऐसा है कि आपको हमेशा अप्रत्याशित नतीजे देते हैं। लेकिन भारत में इस तरीके से जब भी गठबंधन हुए हैं, जिसका उदाहरण 2-3 जो है प्रमोद अग्रवाल जी ने दे दिया, हम उसके बारे में भी हम लोग भी जानते हैं, पढ़ते लिखते रहते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही रिपीट होने जा रहा है। 77 के आसपास की जो घटना है उसकी ही पुनरावृत्ति किस्म की है। जिस तरीके से 77 में केंद्रीय सत्ता से सारा का सारा विपक्ष जो है वो बेजार हो उठा था, परेशान हो उठा था, पूरी भारतीय जनता जो है वो इस आपातकाल के कारण नाराज थी सत्ता से, तो अब वो चीज जो है वो सामने आ रही है। दूसरी बात, जो भाषा बदली है हमारे मोदी जी की, आप देखिए कि उन्होंने पहली बार 18 तारीख की शाम को बोला कि एनडीए किसी के खिलाफ नहीं है। ये जो है इतने मृदुभाषी मोदी जी कब से हो गए ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो उनको इल्म हुआ है कि एनडीए किसी के खिलाफ नहीं है, जबकि एनडीए तो है वो सबके खिलाफ रहा है। वो कांग्रेस के खिलाफ रहा है, कम्युनिस्टों के खिलाफ रहा है, दलितों के खिलाफ रहा है, वंचितों के खिलाफ रहा है, महिलाओं के खिलाफ रहा है। मतलब वो और उनकी पार्टी के जो विचारधारा के लोग चलने वाले पूरे देश में उन्होंने पिछले कुछ समय के दौरान जो एक तरह से हलाहल फैलाया है पूरे के पूरे देश में, वो किसके समर्थन में है हमें बिल्कुल नहीं पता। हमको तो लगता है कि केवल वो हिंसक लोगों, नफरती लोगों, इन्हीं लोगों के साथ थे। तो एनडीए की ओर से पहली बार उन्होंने माफी मांगी, ये बात एक अलग है, लेकिन उन्होंने कहा कि एनडीए किसी के खिलाफ नहीं है। अपने आप को उन्होंने एक सॉफ्ट तरीके से सामने लाने की कोशिश की है। तो ऐसा लगता है कि मोदी जी हैं इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं। अब हमको लेकिन इसके आगे भी अब बढ़ के सोचना चाहिए। इसके बारे में पर्याप्त बातें हो भी रही हैं कि किस तरीके से सारे के सारे लोग इकट्ठे हुए। अब आगे क्या रास्ता है, 2 स्तर पर हम अगर इसको एनालाइज करें कि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पूरा का पूरा कुनबा नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश की है,
इसमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो असली बात वो है कि वो कुछ ताकत बटोरने के लिए आए हैं यहाँ पे, वो अपने आप को रिचार्ज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास आए हैं और एनडीए के पास आए हैं। ये बात जान लीजिए कि उन्हें अगर सीट बंटवारे के समय उनके साथ अच्छा सुलूक नहीं हुआ तो निश्चित रूप से वो उतने ही घातक हो जाएंगे जितने आज वो उनके एनडीए के और बीजेपी के समर्थन में नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, अब ये सटीक समय है कि जब मोदी जी के बारे में भी सोचने का वक्त आ गया है, न केवल हमको बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पिछले कुछ समय में ही ये बात हो चुकी है और आरएसएस का जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसने तो साफ कर दिया है कि मोदी के चेहरे पर और हिंदुत्व के आधार पर जी अगला चुनाव नहीं लड़ा जा सकेगा। तो इसका मतलब यह है कि मोदी की तलाश, मोदी के वैकल्पिक चेहरे की तलाश जो है वो शुरू हो सकती है। अंतिम बात, आप याद कीजिए हाल ही में जब विदेश यात्रा करके मोदी जी जब लौटे थे, दिल्ली उतरे थे, तो उन्हें लेने के लिए ऐसा कोई व्यक्ति, नड्डा जैसा व्यक्ति भी उपस्थित नहीं था जिससे वो पूछ सकते कि भाई देश में क्या हालचाल है, क्या चल रहा है। तो एकाकीपन जो है, अकेलापन जो है वो स्पष्ट दिख रहा है मोदी जी का। मोदी जी वहां पर चाहे जितनी बड़ी माला जो है प्रायोजित तरीके से अपने आप को पहनवा ले, माला उन्हें पहनाई नहीं गई है, उन्होंने पहनी है। वैसे ही जैसे उनके रास्ते पे 6 करोड़ पे कहते हैं कि गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरी गई थी कुछ दिन पहले जब वो एक जगह रोड शो कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के बारे में भी कोई ना कोई फैसला लेने का समय जो है वो उनकी अपनी पार्टी में आ गया है। आज नहीं तो आज तो बड़े उत्साह के साथ ये लोग आ गए हैं, मोदी जी से मिल चुके हैं, लेकिन ये भी वापस जाके सोचेंगे, अपने मतदाताओं के बीच जाएंगे, अपने समर्थकों के बीच जाएंगे और एनालाइज करेंगे कि क्या मोदी के साथ हम जाके गलती तो नहीं कर रहे हैं। ये सारे के सारे लोग स्वतंत्र भी हैं, कभी भी वापस भी हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए जो है, जो 36 लोगों का कुनबा जो है, हालांकि उसमें 2 लोगों को जोड़ा जा रहा है कि भाई सीबीआई और ईडी भी उसके 2 और सहयोगी पार्टियां हैं। मुझे लगता है आने वाले में दो और समर्थक उनके बैठे हुए हैं, वो है ईवीएम और केचुआ, केंद्रीय चुनाव आयोग। तो वैसे 42 गिनना चाहिए कि एनडीए का जो कुनबा है वो 42 लोगों का है। 2 सदस्य तब जुड़ेंगे जिस समय ये चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए के लिए ही नहीं, मोदी जी के लिए भी ये बड़ा कठिन काल शुरू हो गया है। अब देखते हैं कि किस तरीके से एनडीए जो है वो इसको निपटती है, क्योंकि अब जो है परिस्थिति ये है कि हमारे जो इंडिया जो गठबंधन है वो चैंपियन, वो चुनौती दे रहा है, चैलेंजर है वो, और मोदी और एनडीए जो है वो डिफेंडर है। आप जानते हैं कि डिफेंडर की भूमिका बहुत मुश्किल है, उसका ताज छीनने में कोई वक्त नहीं लगता। वैसे ही जैसे जोकोविच का 24 लगातार जीतों के बाद, बड़े टूर्नामेंट जीतने के बाद उसके लय जो है, जीत के लय को जो है वो 20 साल के एक लड़के ने बिगाड़ कर रख दी। राजीव जी।